हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम ऑन निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सभी ठीक हैं एंड आई होप कि आप सभी का एचपीएस का एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा हुआ होगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश जीके से क्वेश्चन जो है किन किन टॉपिक से बने हैं और उसके आसपास के कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके लिए फ्यूचर में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। सो उन सब के बारे में एनालाइज करेंगे और इन द एंड ऑफ द वीडियो हम एनालाइज करेंगे कि ओवरऑल कौन कौन से टॉपिक्स जो है इन्होंने कम्प्लीटली कवर किए हैं और इन द फ्यूचर किन किन टॉपिक से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं जो इस बार नहीं बने हैं। अगर हम देखें तो लास्ट ईयर का जो एग्जामिनेशन था एचपीएस का, वो कंपैरेटिवली इस बार के एग्जाम से जो था वो टफ था। इस बार का एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल नहीं था। अगर मैं एचपी जीके के क्वेश्चंस की बात करूं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। अगर आपने अच्छे से हिमाचल जीके को, स्टैटिक जीके को अच्छे से स्टडी किया है तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं हुई होगी आपको हिमाचल जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो देखते हैं विदाउट एनी डिले, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन था हमारा एचपीजीके से, वो था ज्योग्राफी से एंड मैं आपके साथ सीरीज ए डिस्कस कर रहा हूँ। उसका पहला क्वेश्चन था शिंकुला टनल परटेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था शिंकुला टनल से। अभी भी रिसेंटली न्यूज में ये टनल रही है और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल होने वाली है और उसी से कंटेक्स्ट से इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। देखिए, जब ये माउंटेन पासेस को हमने स्टडी किया है, मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आई थिंक ये टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ बहुत अच्छे से और मैंने बहुत बार शिंकुला पास के बारे में आपसे बात की होगी। तो देखिए, ये शिंकुला पास के आसपास जो है ये शिंकुला टनल बन रही है। शिंकुला पास जो है ये लाहौल रीजन को और आपकी जास्कर वैली को कनेक्ट करता है, राइट। तो इससे जुड़े हुए और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, उनके बारे में देखते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, राइट। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, शिंकुला टनल से और जुड़ी हुई चीजें जो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट हो सकती है। पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो बन रही है ये किस मार्ग पे बन रही है, किस रूट पे बन रही है। तो देखिए, इसमें आपने ध्यान रखना है, दैट इज योर नीमू पादुम दारचा मार्ग। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो कनेक्ट कर रही है, ये कर रही है जांस्कर वैली ऑफ लेह लद्दाख टू लाहौल इन हिमाचल प्रदेश। तीसरी चीज, ये जो टनल है ये जो है कंप्लीट हो जाएगी दिसंबर 2025 तक की कंप्लीट हो जाने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसकी जो लेंथ है वो 4.1 किलोमीटर की रहने वाली है। हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए इन फ्यूचर। तो 4.1 किलोमीटर की इसकी लेंथ रहेगी और हाइट, मतलब जिस एलिवेशन पे ये लोकेटेड है वो 16,000 फीट पे ये लोकेटेड है। और ये पहली जो है वो दुनिया की ऐसी टनल होने वाली है जो इतनी ऊंचाई पे जो है वो बनेगी, 16,580 फीट, राइट। और कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे जो है वो बना रही है, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ इसके ऊपर काम कर रही है, राइट। तो ये देखिए, ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ये लोकेटेड है। ये हमारा लद्दाख का रीजन है और हमारे हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल का रीजन है। तो यहाँ पे ये जो है इन रीजन को ये कनेक्ट करेगी और लाहौल स्पीति में ये जो है ये लोकेटेड है शिंकुला टनल, ठीक है। सो इनका आपने ध्यान रखना है। आगे कुछ ये फैक्ट्स हैं यहाँ पे मैप में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर देखें तो ये आपका मनाली है, मनाली, और ये जो है आपका ले रूट है जहाँ पे बारालाचा पास आपका लोकेटेड है। बारालाचा बहुत फेमस है। और यहाँ पे एक जगह आती है दैट इज दारचा। दारचा से ही जो है डाइवर्जन होती है जो कि आपकी शिंकुला के लिए, टनल के लिए रास्ता जाता है या शिंकुला पास के लिए, और वो फर्दर आके पादुम और फर्दर आके आपकी कारगिल तक ये रास्ता जाता है, मतलब कारगिल की कनेक्टिविटी भी हो जाती है। तो स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये टनल जो है रहने वाली है, राइट। सो उसके बाद कुछ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन द फ्यूचर आपके लिए ये फैक्ट्स काम आ सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इस टनल का जो निर्माण किया जा रहा है उसका प्रोजेक्ट का नाम क्या है। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट योजक। ये भी बहुत बड़ा जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी आपने ध्यान रखना है। सो ये था पहला प्रश्न। बाकी कुछ चीजें जो यहाँ पे लिखी गई हैं वो आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, आपने इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17 हिमाचल जीके से। वो था हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल फॉर्म्ड इन 1946। ये देखिए, ये क्वेश्चन अब बना है आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश जीके और जो हमारी प्रजामंडल मूवमेंट्स रहे हैं, ठीक है। तो वहां से प्रश्न पूछा गया है और इस बार के एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। और अगर हम लास्ट प्रीवियस एग्जामिनेशन की बात करें तो हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन हिमाचल जीके से बने नहीं है। इस बार इन्होंने हिस्ट्री काफी कवर की है, आगे हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, राइट। तो देखिए, ये 1946 में जो ये हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल बनी थी, ये बेसिकली बनी थी जब हमारा एआईएसपीसी का उदयपुर सेशन हुआ था। उदयपुर सेशन हुआ था और उदयपुर सेशन में जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, चाहे वो चंबा था,
चाहे वो आपका सिरमौर था, चाहे वो आपका बिलासपुर था, चाहे वो आपके शिमला के हिल स्टेट्स थे जिसमें आपके पास भरत जी, ठियोग, मधान, जुब्बल और बाकी के अदर जो हिल स्टेट्स हैं वो थे, शिमला हिल स्टेट्स में कहते हैं। और मंडी, सभी के सभी जो हिमाचल के इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें एक संगठन में मूव करना पड़ेगा, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जिसका मेन मोटिव होगा कि हम एक प्रोविंस बनाएंगे जो एक डेमोक्रेटिक प्रोविंस होगा। ठीक है, उसी एजेंडा से और उसी विजन से ये जो है काउंसिल बनाई गई थी। और कहाँ बनी थी, आई मीन बनने के बाद जो थी, इसका जो पहला सेशन होता है वो कहाँ हुआ था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसका पहले जो आंसर है कि प्रेसिडेंट कौन था, द राइट आंसर इज स्वामी पूर्णानंद। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्वामी पूर्णानंद। आगे कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं प्रजामंडल मूवमेंट से जुड़े और इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, वो आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जब भी आप एचपीएस एग्जामिनेशन देते हैं तो अगर हमें प्रजामंडल मूवमेंट्स के बारे में नहीं पता है और किस तरह के जो पॉलिटिकल मूवमेंट हमारे हिमाचल प्रदेश में चले हैं या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई थी, अगर हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो हमारा एचपीएस एग्जामिनेशन में बैठना भी एक आई मीन हमारा जो है वो इतना सूटेबल नहीं होगा, राइट। आई मीन आपको ये चीज़ें पता ही होना चाहिए कि जो हमारी जो भी जर्नी रही है, जो पॉलिटिकल जर्नी रही है हमारे लीडर्स की, और किस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश में हुई है, कैसे हिमाचल प्रदेश बन के उभरा, वो सब की सब जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रजामंडल मूवमेंट्स में हमें सब चीज़ें पता चलती हैं और वहीं से ये सब टॉपिक जो है या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलेट करती है। अब देखिए, पहली चीज़ जो भी काउंसिल बनी थी, अभी काउंसिल जो है, देखिए इसका जो पहला सेशन हुआ था वो मंडी में हुआ था, ये आपने नोट कर लेना है। और पहला सेशन जो था ये 8 से 10 मार्च 1946 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और साथ में 48 प्रिंसली स्टेट्स के आसपास जो है जितने भी डेलीगेट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। किसने प्रोसीड किया था, कर्नल जेएस ढिल्लों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नल जेएस ढिल्लों, राइट। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे बात आती है जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी थी उदयपुर सेशन के बाद, उसमें स्वामी पूर्णानंद ऑफ मंडी को प्रेसिडेंट बनाया था, पंडित पद्म देव ऑफ बुशहर को जनरल सेक्रेटरी बनाया था। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे फ्यूचर एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए जो एचएसएसआरसी बनी थी 1946 में, उसका जनरल सेक्रेटरी किसको बनाया गया था, तो पंडित पद्म देव। और पंडित पद्म देव जी स्टार्टिंग से ही रहे हैं, जब से प्रजामंडल मूवमेंट की शुरुआत हुई है हमारे हिमाचल प्रदेश में, एचआरपीएम बना था, हिमालयन रियासती प्रजामंडल बने थे, उसमें भी भगवत सोटा प्रेसिडेंट बनाए गए थे और पंडित पद्म देव जी को सेक्रेटरी का जो है वो और जो है वो पद दिया था। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे श्यामचंद नेगी जो थे ऑफ टेरी गढ़वाल भी शामिल था उसमें पे, बाद में ये वो अलग बात है कि अलग हो गए थे। तो टेरी गढ़वाल की श्यामचंद नेगी को वाइस प्रेसिडेंट और पंडित शिवानंद रमोल को जो सिरमौर से थे उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया था। तो इस तरह से ये चीजें हैं और ये आपने ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप इस कंटेंट को जो है वो नोट कर सकते हैं, राइट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ये था मॉडर्न हिस्ट्री से जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक तरह से हिस्ट्री से था, डोडरा कवार के बारे में पूछा गया था। डोडरा कवार जो रिवॉल्ट है टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ, अब डोडरा कवार वाला जो पार्ट है आपको पता था कि, ये आपको पता होगा अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, ये भी हिस्ट्री से प्रश्न है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट, और बुशहर प्रिंसली स्टेट का ये हिस्सा रहा है। और डोडरा कवार में जो रिवॉल्ट इसलिए होता है क्योंकि बुशहर में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी बुशहर की वो अनस्टेबल हो गई थी। और ये इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी उसमें की बातें हैं, ठीक है, जिसमें पे राजा शमशेर सिंह हुआ करते थे और उनके बेटे टिक्का रघुनाथ सिंह ये भी हुआ करते थे। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह की बाद में जो है शमशेर सिंह जो उनके पिता थे, इनके ही मतलब ये जीवित थे, तो उनके जीवित होते होते ही टिक्का रघुनाथ सिंह की डेथ भी हो गई थी। बाद में कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो स्टार्ट हो गए थे, चल पड़े थे यहाँ पे बुशहर में। इन बिटवीन क्या हुआ कि डोडरा कवार के जो वजीर थे जिनका नाम था रण बहादुर सिंह, उन्होंने एक सेपरेट जो है होने की बात की कि डोडरा कवार को अलग करने की बात की, इंडिपेंडेंट करने की बात की। तो उसी तरह से इन्होंने क्या किया था कि बुशहर के राजा के अगेंस्ट जो है वो रिवॉल्ट कर दिया था, डोडरा कवार को इन्होंने सेपरेट जो है करने की बात की थी। तो ये रण बहादुर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको सेंचुरी बता दी, इन दी एंड ऑफ 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी के आसपास की ये बात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर था सी, डोडरा कवार रिवॉल्ट। और ये अगर हम देखें टॉपिक को देखें तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जब हम पढ़ते हैं
और तो उसमें भी जब हम शिमला को पढ़ते हैं, शिमला के जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, बुशहर प्रिंसली स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपका कवर हो रहा है। तो मतलब हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज को भी देखना होता है। और अब अगर हम देखें कुछ ईयर्स की अगर हम एनालिसिस करें तो यस क्वेश्चन बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन जो है आते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यस जो चीज़ें मैंने आपको बताई और वही ये सब चीज़ें हैं। इसका सही आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 था सीरीज ए का। क्वेश्चन था हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द मैक्सिमम टाइम्स। और ये बहुत ही आसान प्रश्न, आई थिंक आप सबने इसको सॉल्व किया होगा। द राइट आंसर इज वीरभद्र सिंह, वीरभद्र सिंह। ठीक है जी, वीरभद्र सिंह। आपको पता होना चाहिए वाइस मार्क कब कब सीएम रहे हैं, कब कब रहे हैं। सबसे पहले सीएम बने थे ये 1951 में बने थे, और जब हमारा हिमाचल प्रदेश पार्टी स्टेट बना था और पार्शियल डेमोक्रेटिक स्टेट का प्रावधान रखा गया था इन द कंटेक्स्ट ऑफ यू कैन से जो हमारा पार्टी स्टेट एक्ट आया था उसी के कंटेक्स्ट में पहली बार इलेक्शन हुए थे हमारे हिमाचल प्रदेश में, पार्शियल डेमोक्रेटिक स्टेट का जो है प्रावधान रखा गया था। और 1951 में जो है वो चुनाव होने के बाद वाइस मार्क विजयी रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से इन्होंने फाइट किया था। और 1951 के बाद 1963 में दूसरी बार सीएम बने, जब हमारी जो टेरिटोरियल काउंसिल थी उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया गया था। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में सबने जो मेजॉरिटी थी वो कांग्रेस की थी, तो वाइस मार्क को दोबारा से सीएम बनाया गया। 1963 और 1967 में इलेक्शन हुए थे उसी असेंबली के, लेजिस्लेटिव असेंबली के। हालांकि लेजिस्लेटिव असेंबली बड़ी हो गई थी क्योंकि 1966 में पंजाब के बड़े सारे जो हमारे हिल स्टेट्स थे वो शामिल हो गए थे हमारे हिमाचल प्रदेश में, जैसे कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति। तो दोबारा से इलेक्शन हुए थे 1967 में, उसमें पे भी वाइस मार्क सीएम बने थे। और उसके बाद 1972 में इलेक्शन हुए थे, उसमें भी वाइस मार्क जी है सीएम बने थे। यू शुड नो, ठीक है, वाइस मार्क जी का भी आपको जर्नी पता होनी चाहिए। वीरभद्र सिंह, देखिए वीरभद्र सिंह हमारे उस मैप पे अपीयर होते जिसमें भी ठाकुर रामलाल जी को अपना इस्तीफा देना पड़ा था, और उसके बाद एक नया चेहरा आया जिनका नाम था वीरभद्र सिंह जी, और इन्होंने जो सर्व किया है, देखिए शुड नो, 1983 टू 1990, जिसमें से 1985 में भी इलेक्शन हुए थे और उसमें भी यही सीएम बने थे। 1983 में तो क्या हुआ कि इस्तीफा दिया, जो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें ठाकुर रामलाल को इस्तीफा देना पड़ा। तो उसके बाद फिर 83 में वीरभद्र जी को सीएम बनाया गया। 1985 में दोबारा से इलेक्शन हुए। उसके बाद फिर 1990 में 1990 तक ये एक्चुअली रहे, और 1990 में तो फिर दोबारा से शांता कुमार जी की जो गवर्नमेंट बन गई थी, मतलब बीजेपी की। एंड उसके बाद 1993 में जब शांता कुमार जी की जो गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व हो गई, तो उसके बाद दोबारा से सीएम बने वीरभद्र सिंह। फिर 1998 में जब हिमाचल विकास कांग्रेस पंडित सुखराम की कोलिशन गवर्नमेंट की बात हुई, उसमें कांग्रेस को पहले थोड़ा सा साथ मिला, लेकिन बाद में दोबारा से बीजेपी को साथ मिला हिमाचल विकास कांग्रेस का। तो उसमें थोड़ा सा ये यहाँ पे कुछ समय तक यू कैन से दैट ये रहे, और उसके बाद दोबारा से बीजेपी की सरकार बनती है, हिमाचल विकास कांग्रेस और बीजेपी की गठबंधन से सरकार बनती है, और प्रेम कुमार धूमल जी, श्री प्रेम कुमार धूमल जी जो है सीएम बनते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, जो बीजेपी से थे। और उसके बाद फिर 1998 के बाद 2003 से 2007 और 2012 से 2017, तो इस तरह से इनका कार्यकाल रहा है एज अ सीएम वीरभद्र सिंह जी का, जो कि आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये प्रश्न था आपका, अगर हम देखें तो जनरल प्रश्न था, आसान प्रश्न था, और फ्रॉम द पॉलिटिकल सेक्शन से जो था इसे पूछा गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एंशिएंट हिस्ट्री। अब देखें कि मॉडर्न हिस्ट्री वाला प्रश्न हमने देखा जहाँ पे हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल था। अब ये क्वेश्चन जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, जहाँ पे जनपद आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न था, ये स्टेटमेंट के थ्रू था, 2 ही स्टेटमेंट थी। इसमें था कि पूछा गया था पहली स्टेटमेंट में कि एंशिएंट जो जनपद था कुलिंदास हैड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड स्टेटमेंट थी कि द राजाज ऑफ चंबा बिलोंग टू द चंद्र लूनर लाइन ऑफ राजपूत। तो देखिए ये तो गलत हो जाती है, क्योंकि देखिए हम पढ़ते रहते हैं, जब भी हम चंबा डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं तो हमें पता है कि ये सूर्यवंशी हैं, सूर्य लाइन ऑफ राजपूत से हैं, और जो इसके राजा जो थे, आई मीन जिन्होंने फाउंड किया था, ब्रह्मपुरा फाउंड किया था, वो थे, चंबा का पहला जो नाम था ब्रह्मपुरा, ब्रह्मपुरा के फाउंडर थे मारू, और उनको बताया जाता है कुश के डिसेंडेंट, अयोध्या से आए थे कुश के डिसेंडेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है पहली वाली। जितने भी हम देखते हैं जनपद देखते हैं, औदुम्बरास, त्रिगर्त, कोलूतास और ये कुलिंदास, ये जो है रिपब्लिकन किंगडम थे। इनके अपने सिक्के जो थे वो हमें मिले हैं, और सबके सिक्के हमें मिले हैं जिनसे ये प्रतीत होता है कि ये रिपब्लिक थे, राइट, इंडिपेंडेंट थे। तो
ये आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। इसका सही आंसर जो था इन ऑप्शन को देखते हुए तो वो था ऑप्शन सी। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए कुलिंदाज और इन जनपदा से, ये भी आपसे एग्जामिनेशन में फ्यूचर में पूछी जा सकती हैं। आपने ध्यान रखना है कि एंशियंट हिस्ट्री से जो भी प्रश्न बनेंगे इन द फ्यूचर वो जनपद से ही बनने के चांसेस होंगे। तो आपने जनपद को अच्छे से पढ़ लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है आपका एंशियंट हिस्ट्री का, थोड़ा सा ही है, उसे बहुत अच्छे से आप स्टडी कीजिए और वहीं से प्रश्न जो है बनने के चांसेस हैं। लास्ट ईयर भी औदुम्बरा जो है जनपद से इन्होंने प्रश्न पूछा था, इस बार इन्होंने कुलिंदा से पूछा है। तो अगर हम देखें एनालिसिस करें तो आपने अकॉर्डिंगली फ्यूचर में प्रिपेयर करना है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि किन किन जो है लिटरेरी सोर्सेस में कुलिंदास के बारे में बात हुई है। महाभारत इसके बारे में बात करता है। महाभारत के अकॉर्डिंगली अर्जुन ने इन लोगों को या कुलिंद किंगडम को कनकर किया था। विष्णु पुराण में यहाँ पे इसके बारे में बात होती है। वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण, इन सबका आपने ध्यान रखना है। और अकॉर्डिंग टू महाभारत जैसे मैंने आपको बताया कि अर्जुन ने इनको कनकर किया था। वरा मीरा भी लिखते हैं इसके बारे में। और साथ में अभी प्रेजेंटली इन कुलिंदास को हम कनितों के साथ जो है वो फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और साथ में अगर हम इनके सिक्कों की बात करें तो इनके सिक्के हमें सिल्वर में भी मिले हैं, कॉपर में भी मिले हैं। जो सिल्वर में मिले हैं उनका कुछ ये पार्ट है कि फ्रंट साइड से जो है वो जो स्क्रिप्ट है वो कुछ अलग है, जो दूसरी तरफ स्क्रिप्ट है वो अलग है। तो इसमें और जो हमें कुछ नाम जो पढ़ने को मिलता है वो मिलता है अमोघा भूति। अमोघा भूति ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये सबसे जो पुराना सिक्का है अमोघा भूति लिखा हुआ मिलता है, 1st सेंचुरी बीसी का है। तो ये चीज़ें भी आपसे एग्जाम में फ्यूचर में पूछी जा सकती हैं। और जो मैंने आपको कह रहा था कि जो सिल्वर के सिक्के हैं उसमें प्राकृतिक स्क्रिप्ट मिलती है इन ओवर साइड एंड खरोष्टी मिलती है इन रिवर्स साइड। और जो कॉपर के सिक्के हैं उसमें हमें ब्राह्मी के देखने को मिलते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ मिलता है राजना कुलीनस्य अमोघा भूतस्य महाराजस्य। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 38, और ये अब ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पहली स्टेटमेंट थी कि चंद्रताल जो है जो चंद्रताल लेक है लाहौल स्पीति में है, और साथ में जो उसका एलिवेशन है वो 6000 मीटर के आसपास है। ठीक है। दूसरी चीज की सूरजताल लेक जो है इज अ सोर्स ऑफ स्पीति रिवर इन हिमाचल प्रदेश। सेकंड को देखूं तो ये गलत है, क्योंकि देखो स्पीति तो हमारी ओरिजिनेट करती है कुंजुम रेंज से। बहुत बार हमने ये चीजें पढ़ी हैं, कुंजुम रेंज से ओरिजिनेट करती है, जिसमें इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं कब्जियां और इनिशियल ट्रिब्यूटरीज कब्जियां हो गया, तेक्पो हो गया, ठीक है, जिनसे मिलकर फिर स्पीति बनती है। फिर फर्दर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी स्पीति की आती है पिन एंड लिंगती, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आती हैं, ठीक है, पिन एंड लिंगती। अब देखो हमें स्पीति रिवर के बारे में तो पता है। अब सूरजताल लेक की हम बात करें तो वहां से जो है रिवर आती है दैट इज भागा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत थी ही थी, और ये लेक्स के कंटेक्स्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो टॉपिक जो कवर किया ज्योग्राफी में वो लेक से किया है। लेक से हम देखते रहते हैं कि प्रश्न आते रहते हैं, राइट। और 6000 मीटर इन्होंने बोला है कि चंद्रताल लेक की जो है वो एलिवेशन है। बिल्कुल गलत है। कोई भी हमारी ऐसी लेक नहीं है जो 6000 मीटर के आसपास है, राइट। सबसे जो ऊंची बताई जाती है और जो रिकॉर्ड में है वो है 4850 मीटर की एलिवेशन पे है, 4850 मीटर के एलिवेशन पे है, और वो है सूरजताल, सबसे ऊंची लेक अभी तक के रिकॉर्ड्स में जो है। हालांकि अभी भी नई नई लेक्स बन रही हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो भी रिकॉर्ड्स में है वो सूरजताल ही है सबसे ऊंची लेक हमारे हिमाचल प्रदेश की। तो देखिए इस तरह से जो है इसका जो ऑप्शन बनना था इन स्टेटमेंट को देखते हुए वो बना था आपका आंसर बी। और देखिए अगर मैप में मैं लोकेट करूं आपको तो आपकी जो सूरजताल बारालाचला पास के पास में है, यहाँ पे बारालाचला पास है आपका, और ये सूरजताल है जहां से आपकी भागा रिवर ओरिजिनेट करती है, और चंद्रताल यहाँ पे है आपकी जहां से आपकी जो है चंद्रा नदी ओरिजिनेट करती है चंद्रताल से। तो ये है, और ये आपका तांडी है, उसके बाद फिर चिनाब बनती है, देन ये आपकी लाहौल स्पीति से बाद में पांगी में एंटर करके बाद में जम्मू कश्मीर में चली जाती है चिनाब, राइट। तो सूरजताल यहाँ पे है और ये आपकी चंद्रताल है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 39, ये भी ज्योग्राफी से था। यहाँ पे माउंटेन पास और ग्लेशियर के बारे में बात हुई है। बारालाचला पास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है, जो कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ आपको, इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए हर चीज। इसमें पूछा हुआ है कि बारालाचला पास इन हिमाचल प्रदेश कनेक्ट्स दी मनाली विद काजा। बहुत ही ये एब्सर्ड स्टेटमेंट है, काजा को नहीं कनेक्ट करता है। मनाली और काजा को जो कनेक्ट करने वाला जो रूट है, दैट जो पास है दैट इज कुंजुम पास, कुंजुम पास, ठीक है। आपको पता है कि स्पीति काजा कहाँ पे, स्पीति में है, तो जो कुल्लू और स्पीति को कनेक्ट करता है वो कुंजुम पास है। एंड बारालाचला पास आपका करता है लाहौल और लेह को, लद्दाख। तो ये आपको पता होना चाहिए।
बालाचला पास किसी समय पे जो था वो आपका किसी समय पे हमारे हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास था, लेकिन अब शिंकुला टनल बन रही है, शिंकुला पास बन चुका है, देन इट इज गोइंग टू बी नाउ हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास शिंकुला पास। और मोटरेबल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गाड़ी व्हीकल जा सकती है, बाकी देयर आर अदर माउंटेन पासेस जहाँ पे सिर्फ ट्रैक करके ही जाना पड़ता है, राइट। सो वो अपने ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट, यस, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सोनापानी इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द पीर पंजाब रेंज नियर रोहतांग पास। अब ये स्टेटमेंट सही है, सोनापानी ग्लेशियर जो है वो रोहतांग पास से बिल्कुल विजिबल रहता है और इसकी जो लेंथ है वो 16 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अपने ग्लेशियर का भी ध्यान रखना है। सोनापानी ग्लेशियर आपसे पूछा जा सकता है कुछ एग्जामिनेशन में फ्यूचर में, दोकशा ग्लेशियर कहाँ पे है, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और उसके बाद फिर आपके पास है तापवन ग्लेशियर कहाँ पे है, ये कुछ ऐसे ऐसे नाम भी हैं छोटे छोटे ग्लेशियर जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, राइट। तो ये हमारे ग्लेशियर किस किस वैली में पड़ते हैं, तो इन सब का आपको पता होना चाहिए। शिफ्टिंग ग्लेशियर कहाँ पे है, गेफांग ग्लेशियर कहाँ पे है, गेफंग ग्लेशियर कहाँ पे है, तो ग्लेशियर्स के बारे में भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी वो सबको पता है, ठीक है, बड़ा शिगड़ी, छोटा शिगड़ी, पाशा ग्लेशियर भी है एक, पाशा ग्लेशियर। सो यस, सोनापानी ग्लेशियर की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट है और लार्जेस्ट भी है पीर पंजाल रेंज के क्रॉस, और जो कि रोहतांग पास के बिल्कुल साथ में है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 सही थी। तो स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो सही आंसर इसका था आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 था सीरीज ए का, जिसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और ये दोबारा से अब हिस्ट्री से आया है। ये उसमें का क्वेश्चन है, या मतलब जो टॉपिक उन्होंने कवर किया है वो किया है जब हमारी 1857 के आसपास जो भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई थी हमारे हिमाचल प्रदेश में, जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, तो जो सिचुएशन थी तो उसके कंटेक्स्ट में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो था, मतलब हम कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से ये प्रश्न है, ठीक है, बहुत पहला टॉपिक आता है ये 1857 के आसपास हिमाचल प्रदेश की क्या सिचुएशन रही थी। तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि सोल्जर जो ऑफ नसीरी बटालियन गोरखा रेजिमेंट सिचुएटेड इन दी जुतोग इन शिमला स्टार्टेड अपराइजिंग इन 1857। पहली स्टेटमेंट ये थी। सेकंड थी कि द स्टेट्स ऑफ कोटी एंड बल्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफ हिमाचल अपोज दी ब्रिटिश रूलर। तो देखो क्या था कि उस समय पे जब 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, तो जब ये न्यूज़ पहुंची शिमला में, तो उस समय पे बोला गया नसीरी बटालियन या गोरखा रेजिमेंट को, जो कि एस्टेब्लिश थी सुबाथू में। यहाँ पे जुतोग लिखा हुआ है, जुतोग तो गलत है, सुबाथू में थी लोकेटेड, और उनको ऑर्डर दिए गए कि आप जाइए और अंबाला जाइए, अंबाला मूव कीजिए, मार्च कीजिए, वहाँ पे आपको आपकी जो है जरूरत है। तो इन्होंने मना कर दिया था, मना कर दिया था। पहले ही कहीं ना कहीं जो था कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे इनके आपस में, ब्रिटिशर्स के बीच में और गोरखों के बीच में कहीं ना कहीं। और एक नाम आता है राम प्रसाद बैरागी का, जिन्होंने लेटर्स वगैरह भी लिखे थे, और जितने भी सोल्जर्स थे हमारे, जितने भी इंडियन सोल्जर या गोरखास, उनको ये बोला गया था कि आपको ब्रिटिशर्स का साथ क्यों नहीं देना चाहिए। तो वो कुछ लेटर्स मिले थे, कसौली में मिले थे इनके, ठीक है, इनको बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया था, वो अलग बात है। लेकिन राम प्रसाद बैरागी वाज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर, आप उनको उस कैटेगरी में रख सकते हैं। 1857 में कुछ ऐसे नाम आते हैं। और फिर कसौली के आसपास एक और नाम आता है सूबेदार भीम सिंह का, ये भी आपने ध्यान रखना है, सूबेदार भीम सिंह। इन्होंने कसौली में थोड़ी लूटपाट की और एक तरह से मार्च किया जुतोग की तरफ कि हम भी रिवोल्ट में शामिल हैं। हालांकि वो बाद में सफल नहीं हुआ था उनका प्रयास, सूबेदार भीम सिंह का। सो देखिए उसमें पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इस तरह की सिचुएशन थी, और र्यूमर भी फैल गया शिमला में कि गोरखास जो है वो आ रहे हैं शिमला को में लूटपाट करने के लिए। तो उसमें पे सारे जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो घबरा गए, जो भी वुमेन चिल्ड्रन, उनको हेल्प लेनी पड़ी। और वहाँ के जो आसपास के जो नेबरिंग प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने हेल्प भी दिया, जिसमें से क्योंथल का नाम आता है सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंथल ने सबसे पहले अपना साथ दिया। क्योंथल के राजा थे संसार सेन, इनका प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इन द फ्यूचर, संसार सेन। और फिर कोटी हो गया, जो नेबरिंग स्टेट है, कोटी बलसन, ठीक है, जहाँ पे ठाकुर जोगराज का नाम आता है। तो कोटी बलसन, ठीक है, इन्होंने भी सबने साथ दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट्स ऑफ कोटी बलसन अपोज द ब्रिटिश रूलर्स, नहीं, इन्होंने सबने साथ दिया है। जो अपोज करने वाले थे वो एक ही प्रिंस स्टेट थे, एक ही प्रिंस स्टेट था, दैट वाज बुशहर, और बुशहर के राजा थे शमशेर सिंह। बाकी देयर आर अदर पर्सन जो कुछ जिनका नाम आता है, जिन्होंने अपोज किया, बड़े लेवल पे अपोज किया, जैसे कि राम प्रसाद बैरागी, सूबेदार भीम सिंह का नाम आता है, और कुल्लू के प्रताप सिंह का नाम आता है। तो आपने इनका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये
था यहाँ से, और ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है, हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उनमें से एक ये भी है। तो देखी जाए तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, तो सही आंसर क्या था इसका? बी इज द राइट आंसर, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से हिस्ट्री से, और दोबारा से मॉडर्न हिस्ट्री से, मंडी कॉन्स्पिरेसी से प्रश्न आया था। मंडी कॉन्स्पिरेसी एक बहुत बड़ा इवेंट था हमारे, ये उसमें की बात है जिसमें अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट की जो भी मेन प्रॉब्लम है वो ब्रिटिशर्स ही हैं, और उनको हटाना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे थे हमारी मंडी से जिन्होंने जो इन्फ्लुएंस, जिनको जो आप ये कह सकते हैं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल में कूदे, और देवर इन्फ्लुएंस्ड बाई जो भी रिनाउंड वर्कर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे भारत के, उनके इन्फ्लुएंस में आए और उन्होंने जो है मंडी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया, जिसमें से नाम आता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, एक रानी है भवानी सिंह की जो क्वीन थी, रानी खैरगढ़ी का नाम आता है, जिनका ओरिजिनल नाम जो है वो श्रीमती ललिता कुमारी है। ये भी शायद आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। और खैरगढ़ी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, फाइनेंशियली उन्होंने बहुत हेल्प किया। और साथ में मियाँ जवाहर सिंह का नाम आता है, और भाई हिरदा राम, ठीक है, ये कुछ बड़े जो है नोटेबल नाम है। और मंडी कॉन्स्पिरेसी अंजाम इन्होंने दिया, हालांकि ये कॉन्स्पिरेसी इतनी सफल नहीं हो पाई थी अपने अंजाम में जो इन्होंने डिसाइड किया था। और जो पार्टी थी, जो वर्कर्स थे जिनके इन्फ्लुएंस में ये लोग आए थे, वो थे गदर पार्टी के वर्कर्स, ठीक है। गदर पार्टी ऑलरेडी जो था एस्टेब्लिश हो चुकी थी 1913 में इन यूएसए। तो यूएसए के लोग जो हैं वो वर्कर्स, पंजाब है, पंजाब से फिर मंडी और सुकेता है, और उन्होंने लोगों को अपने जो है साथ मिलाया, जिसमें से इन सब का नाम आता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था और हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं दिस टॉपिक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और ये आपकी मेंस के कंटेक्स्ट में भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मंडी कॉन्स्पिरेसी took place under the leadership of Ghadar party in 1914-15. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Some Ghadar party members from USA came to recruit the workers from Mandi and Suket state. ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मियाँ जवाहर सिंह and Queen of Mandi खैरगढ़ी came under the influence, ये भी बिल्कुल सही है। In this venture the members of Ghadar party were successful. इतना जो उन्होंने जो चाह रहे थे कि मंडी में जो चीज़ें क्रिएट हों वो हो नहीं पाई थी, ठीक है। जो कॉन्स्पिरेसी को अंजाम जो दिया वो अपने अंजाम में इतने सफल नहीं हो पाए थे। बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए थे, रानी खैरगढ़ी को भी एग्जाइल कर दिया गया था, भाई हिरदाराम जी को भी पकड़ लिया गया था। भाई हिरदाराम जिनको बॉम्ब बनाने का काम दिया था, ठीक है, बड़ी नोटेबल पर्सन है। भाई हिरदाराम के बारे में आप अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, इनके बारे में फ्यूचर में आपसे पूछा जा सकता है, भाई हिरदाराम जी के बारे में, ठीक है। ये कहाँ गए, क्या इन्होंने किया, इनकी जर्नी के बारे में भी आपसे एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जीके है, आप इसको लाइटली मत लीजिए, है तो ये स्टैटिक है, लेकिन हमें हिमाचल के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज एचपी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, अगर हिमाचल के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है कि किन किन लोगों ने कैसे कैसे सेक्रीफाइस किया है, अगर मैं हिस्ट्री ही बात करूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और हर एक पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ना जो है इंपॉर्टेंट होता है, और हर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट। तो यस, ये था। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो है ए सही आंसर था, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, 58। नेक्स्ट क्वेश्चन था 59, टुवर्ड्स इट्स जर्नी टू बिकम फुल स्टेट व्हाट इज द करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। बहुत सिंपल, ये भी हिस्ट्री आप कह सकते हैं। ये जो हमारा जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है या एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री रही है, वहाँ से प्रश्न था। जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चीज़ें रही, कैसे हमारी सबसे पहले जो हमारा हिमाचल प्रदेश बना उसका एरिया बहुत छोटा था, सिर्फ 4 ही जिले थे, और 30 प्रिंसिपल स्टेट को मिला के हिमाचल बना था, ठीक है। तो जो बना था तो क्या बना था, किसको एडमिनिस्ट्रेशन दी थी, चीफ मिनिस्टर को एडमिशन दी थी, और चीफ कमिश्नर कौन थे, एनसी मेहता थे। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सही है। आई मीन पहली जो ये स्टेटमेंट जो इन्होंने बताई है। और फिर यूनियन टेरिटरी 1956 में बना, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर 1967 में बने हमारे हिमाचल के, ये गलत है। मैंने पहले भी आपको बताया कि 1951 में इलेक्शन हुए थे, 51-52 में, और 1952 में सीएम बने थे वाईएस परमार, मार्च 1952, वाईएस परमार, राइट। तो ये जर्नी रही है। 1967 में भी इलेक्शन हुए थे, उसमें भी वाईएस परमार जो है सीएम बने थे, लेकिन वो पहली दफा नहीं बने थे, ठीक है। पहली दफा जो बने थे 1952 में बने थे। ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इट बिकेम 18th स्टेट ऑफ यूनियन इन 1971, बिल्कुल 18वां ही राज्य बना था हमारा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जिसमें पे ये एक्ट पास हुआ था, 18 दिसंबर 1970, जब हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड एक्ट आया था। और बाद में 25 जनवरी 1971 को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया था हमारे हिमाचल प्रदेश को। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है बहुत इंटरेस्टिंग है, किस किस तरह की चीज़ें रही हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ वे में भी मैं चीज़ें आपको आगे बताऊंगा आने वाली वीडियोज़ में, बिकॉज मैं बहुत जल्दी जो है वो हिमाचल जीके को लेके एक स्ट्रैटेजी और मेंस को लेके जो है वो एक सीरीज जो है चलाने वाला हूँ, जिसमें आपको जो भी जिनका भी एग्जामिनेशन अच्छा होगा, जिनको पता है कि हमने मेंस में बैठना है, सो
जो भी मेरा प्रयास रहेगा वो ये प्रयास रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट कुछ ईयर्स में, सालों में, और कैसे आपको अप्रोच करना है। और कुछ फर्दर जो वीडियोस आने वाली हैं वो मेंस के कंटेक्स्ट में काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं, जिसमें मैं अलग अलग क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और क्या आपका प्रयास होने चाहिए इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। सो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो था, स्टेटमेंट्स जो हमने देखी जो सही थी, तो उसके अकॉर्डिंगली जो आंसर था दैट इज 1, 2 एंड 4 एंड सी वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट थी इन हिमाचल प्रदेश ग्रांट फ्रॉम द सेंटर। अब ये आ गया, देखो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अब ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछे गए। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन उन्होंने पूछने बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे को आप छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछते तो ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। लास्ट ईयर तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इस बार कम आए थे, लेकिन यस फिर भी आए थे। और जो क्वेश्चन आए थे वो इतने टिपिकल नहीं थे। लास्ट प्रीवियस ईयर में थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न थे, बहुत सारा फैक्ट्स पूछे हुए थे। यहाँ पे कुछ जो है ऑप्शन को देख के चीजें सॉल्व हो रही थी। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन था इन हिमाचल प्रदेश ग्रांट फ्रॉम सेंटर इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। ये बिल्कुल सही है। अब चैप्टर में जाएंगे, जब उसमें रेवेन्यू और हमारा रेवेन्यू रिसीट्स जो एक्सपेंडिचर है, जो चैप्टर है जहाँ पे पूरा हमारा फिजिकल डेफिसिट एंड क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब बताया गया है। उसमें पहली ही स्टेटमेंट है और वहाँ पे है कि ये बताया जाता है कि सेंटर से हम काफ़ी ज़्यादा सेंटर के ऊपर हम आश्रित हैं। मैक्सिमम वाला रेवेन्यू रिसीट्स में सेंटर का बड़ा रोल है, उसकी जो ग्रांट का। तो इस पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश नॉन टैक्स रेवेन्यू इज लाइकली टू इंक्रीज टू दिस करोड़। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने खेला है दोबारा से, आपका जो है नंबर के साथ खेला है। 3 नहीं है, ये 2 है, 2769 करोड़ है ये, तो ये गलत हो जाता है। और इन हिमाचल प्रदेश द टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ रेट इज एस्टिमेटेड टू दिस%, ये भी यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल है, बट यस अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो पहली तो सही है, तो ए और जो है वो सी में आप ऑप्शन बनेगा, और सेकंड तो गलत है, तो मतलब सी तो कट जाता है यहाँ पे, तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए। तो ये एलिमिनेशन मेथड से प्रश्न सॉल्व हो रहा था, और इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, राइट, क्योंकि ऑप्शन जो है वो आसान था। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये इकोनॉमिक सर्विस का क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे बहुत कुछ बताने को नहीं है। जिस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे थे और यहाँ से इस चैप्टर से। अब ये चैप्टर है गुड गवर्नेंस वाला चैप्टर, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस और कुछ हमारे कुछ नए इंडेक्सेस रिलीज हुए बाई नीति आयोग, ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। देखिए, पहली स्टेटमेंट थी कि हिमाचल प्रदेश वाज रैंक 18th आउट ऑफ 36 यूटी सिटीज एंड ऑल, और जहाँ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उसका ये रैंक आएगा 18th। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर आप ढंग से अपने पढ़ाई इकोनॉमिक सर्वे तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। लाहौल स्पीति जो है वो बॉटम ऑफ द रैंकिंग इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये भी बिल्कुल सही है। अब ये हमें पता कि यहाँ पे तो पूछा ही सिर्फ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहला दूसरा सही हो रहा है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो सही आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, दोबारा से ये जनरल सा क्वेश्चन था, राइट। इसमें सेक्स रेशियो से था। सेक्स रेशियो हमारी जो स्टेट की है 972 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। और जो भी इन्होंने यहाँ पे बताया कि हाँ विच इज हायर देन द नेशनल एवरेज। सर्विस सेक्टर बताया कि इज द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल गलत है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये यहाँ पे सर्विस नहीं है, मैक्सिमम लोग जो हमारे डिपेंडेंट है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो इन्वॉल्व है दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। और डायरेक्टली जो एम्प्लॉयमेंट देता है वो 57% लोगों को देता है, तो सर्विस सेक्टर नहीं देता है, सर्विस सेक्टर ये गलत हो जाता है। दूसरा जो गलत हो गया, तो ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ये भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, सिर्फ आपके पास ए और बी ऑप्शन बनते हैं, राइट। ए और बी ऑप्शन में आपने यहाँ पे बताना था, जिसमें पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और थर्ड, हिमाचल प्रदेश हैज अ पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस एंड दिस, ये 3 नहीं है, 2,23,000 के आसपास है, 2 लाख के आसपास है, 3 लाख के आसपास नहीं है। ये यहाँ पे भी नंबर के साथ खेला है, गलत है, आपने चीजों को अच्छे से पढ़ा है, तो 3 भी एलिमिनेट हो गया, राइट। और स्टेट हैज अ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यस ये सही है, हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ सही हो रही थी, मतलब ये इसका सही आंसर बन रहा है। इस तरह का प्रश्न था, राइट। ये यू कैन सी दैट कुछ मिसलेनियस हमारी जो पॉपुलेशन किस तरह से चल रही है, और जो हमारा सेंसस रहता है उसके ऊपर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन किसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे चल रहा है, किन किन डिस्ट्रिक्ट का कैसा रहा है, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। सेक्स रेशियो कौन सबसे ऊपर है, कौन सबसे नीचे है, तो उसका टेक्स्ट में क्वेश्चन था लास्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 80th क्वेश्चन था, जिसमें स्टेटमेंट है पहली, द रेनिएस्ट प्लेस डिस्ट्रिक्ट हमारी हिमाचल का वो कांगड़ा है, बिल्कुल सही है। रेनफॉल अल्पाइन रीजन में रहती है बिटवीन 300 mm to 600 mm, बिल्कुल ठीक है। सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो मंडी तो हॉटेस्ट नहीं है, विंटर सीजन भी आपको पता है कि यहाँ अक्टूबर टू फेब चलता है, वैसे मैच यहाँ पे लिखा है, तो मतलब दोनों को वैसे देखने की जरूरत ही नहीं है, दोनों सही बैठ रही है। तो फर्स्ट एंड 2 यहाँ पे होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी आपका मिसलेनियस या यू कैन से दैट ज्योग्राफिकल और हमारे जो
क्लाइमेट है और क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं प्रश्न जो है ज्योग्राफी से भी बने हैं, 3 to 4 क्वेश्चन बने हैं। आगे हम एनालाइज करते हैं कम्प्लीटली। तो उसके बाद मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन थे। ये ऑप्शन में आप यहाँ पे गड़बड़ हुई है। आई थिंक अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर जो है 1 and 2 होगा, सी होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलती होगी, सो वो आप ठीक कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 97 था नाउ, जिसमें दोबारा से हिस्ट्री से प्रश्न आया, आई मीन मॉडर्न हिस्ट्री से, मैच ऑफ द फॉलोइंग करके। इसमें दुजम मूवमेंट बड़ी बार पूछ लिया है, बड़ी बार इसमें एचपीएस एग्जामिनेशन में इसके बारे में बात हुई है। तो ये तो बहुत ही यहाँ से सॉल्व हो रहा था। दुजम मूवमेंट बुशहर से रिलेटेड है, 1906। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस हार्डकोट बटलर की अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एचआरपीएम बना था 1938, ये 38 है ऑप्शन में, बस 38 कहीं जगह 38 कहीं जगह 39 तो बताया जाता है। तो 38 इसका होगा। और कुनिहार प्रजामंडल तो 1939 में ही हुआ था, जुलाई 1939 के आसपास कुनिहार प्रजामंडल। ठीक है, तो 39। तो इस तरह से इन सबको मैच करते हुए जो ऑप्शन बनना था वो बनना था आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बहुत ही इजी, इजी भी नहीं बोलूंगा, फैक्चुअल था। इकोनॉमी सर्वे में ये फैक्ट्स दिए हुए हैं। और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया की बात हुई है तो इसमें चंबा जो है 374, कुल्लू 164, सिरमौर से आपके पास सिरमौर का आपके पास जो था वो 1050 एंड कांगड़ा का 70। देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। बी है, मतलब पहले का जो था चंबा का जो था दैट इज 374, एंड देन उसके बाद कुल्लू का आपका 164, एंड देन यस सिरमौर का आपका 1050, एंड देन कांगड़ा का 70, जो मैंने पहले बताया। तो बी इसका सही उत्तर था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये था 99th क्वेश्चन, जिसमें ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। प्रश्न है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम 2015 में हुआ था। यहाँ पे कोई 15 का ऑप्शन था ही नहीं, तो नियर बाई जो था 2014 था। आप उसको इससे मैच करके कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से ये चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है 2018 में। तो यहाँ से हम देखें ए का फर्स्ट कहाँ पे था? यही था। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन बना था वो डी बना था, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था 100th क्वेश्चन। ये जो लास्ट प्रश्न था ये भी आपके इकोनॉमिक सर्वे में ही ये आपके सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हालांकि ये इतना थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि यहाँ पे जैसे ईयर में थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती हो सकती है आपने की हो। ठीक है, तो वैसे आप इस क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ अकॉर्डिंग टू द जो आपका डॉक्यूमेंट है और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, उसमें कुछ ईयर्स मेंशन अलग तरह से किए गए हैं और यहाँ पे अपने अलग क्वेश्चन पूछे, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था लास्ट, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से था, मतलब मिसलेनियस टॉपिक, और ये बहुत इजी था। किन्नौर रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबा में साइचु तोआ नाला, मंडी के नारगू, और लाहौल स्पीति में है किब। तो इस तरह से ऑप्शन बनना था। इसका ऑप्शन का डी था वो सही इसका ऑप्शन था। सो अगर हम ओवरऑल वीडियो को एनालाइज करें, पूरे के पूरे जो भी क्वेश्चन हिमाचल जीके से आए हैं, ठीक है, 18 के आसपास क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसमें देखिए जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से है। हिस्ट्री से इस बार इन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए हैं। इसमें एशियन हिस्ट्री को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री को भी कवर किया है, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको भी कवर किया है। ठीक है, तो हिस्ट्री में एशियंट, मॉडर्न, जो पॉलिटिकल और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है, वहाँ सारी चीज़ें कवर की हैं। आपने नोटिस किया होगी कल्चर से क्वेश्चन बड़े कम पूछे हैं। फेयर एंड फेस्टिवल हो गया, आपके ट्राइब हो गया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बने। या टेम्पल एंड आर्किटेक्चर हो गया, लास्ट ईयर आई थिंक यहाँ से प्रश्न बने हैं और लास्ट टू लास्ट ईयर भी बने हैं। तो कल्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस बार इन्होंने कम क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, बहुत ही कम पूछे हुए हैं। और हिस्ट्री ज़्यादा इन्होंने इस बार कवर किया। और हिस्ट्री से हम देखें तो लास्ट ईयर इतने क्वेश्चन नहीं बने, इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से बने। तो मतलब ये चीज़ें भी रहती है, आपको ये भी एनालाइज करना होता है कि कहाँ से लास्ट ईयर बहुत सारा क्वेश्चन आए हैं, और अब जो टॉपिक इन्होंने लास्ट ईयर कवर नहीं किया था वो इस बार डेफिनेटली कवर करेंगे, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है, राइट। हालांकि हमें सब जगह पे हमें सब टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ हमें ज़्यादा टेंशन देनी चाहिए तो उस तरह से एनालाइज करके हम अटेंशन दे सकते हैं, उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। अब इकोनॉमी सर्विस से 8 या 9 क्वेश्चन लास्ट ईयर बने थे, इस बार इन्होंने थोड़े कम पूछे थे। ठीक है, वो चीज़ें दिख जाती हैं कि इस बार कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो करेंगे। सो इस तरह से था। और ज्योग्राफी से देखिए, ज्योग्राफी से तो इनका अगर हम लास्ट के कुछ सालों से देखें तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। लेक्स के ऊपर या माउंटेन पास के आते ही आते क्वेश्चन है, तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं। क्लाइमेटोलॉजी भी इसमें आता है, राइट। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे, ठीक है, और जिसमें आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी उन्होंने कवर किए थे, और यही है, ठीक है। सो हम जो हमने देखा, और बाकी इकोनॉमिक सर्वे तो आपको पता ही है, जो पूछेंगे इकोनॉमिक सर्वे से तो कवर करेंगे लगभग 4 to 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से बनते ही बनते हैं।
सो इस तरह से ये सारे प्रश्न थे और आई होप कि ये वीडियो जो है और जिस वीडियो में जो भी मैंने चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं, कंटेंट डिस्कस किया है, वो आपको जो है वो आपके लिए हेल्प करेगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। एंड आई विश ऑल यू गुड लक कि आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप जल्दी से मेंस एग्जामिनेशन में बैठें। और मैं बहुत जल्दी जो है मेंस एग्जामिनेशन को लेके भी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड यही था इस वीडियो से। किसी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर।